हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हेलो सर। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। इस चैप्टर का पूरी कहानी को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं। इस चैप्टर में पढ़ना है राष्ट्रवाद के बारे में। तो कह रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा पूर्ण जागरण काल में ही जन्म ले चुकी थी। राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है ये कब जन्म ले चुकी थी? तो पूर्ण जागरण काल में ही यह जन्म ले चुकी थी। लेकिन इसका आरंभ फ्रांस की 1789 की क्रांति से माना जाता है। फ्रांस में 1789 की क्रांति जिससे माना जाता है पूर्ण जागरण राष्ट्रवाद का आरंभ माना जाता है। चलिए देखते हैं फ्रांस में राष्ट्रवाद। करा फ्रांस में राष्ट्रवाद। तो फ्रांस में क्रांति के पहले वहां ब्रूवो राजवंश का शासन था। फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उससे पहले वहां किसका शासन था? किस राजवंश का? तो ब्रूवो राजवंश का शासन था। जो कैसा शासन था? तो निरंकुश शासक था। कैसे शासक था? निरंकुश। क्रांति के समय वहां पर राजा कौन था? लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां वहां का राजा था। 1789 की क्रांति के द्वारा तानाशाही को समाप्त कर जनता ने सत्ता अपने हाथों में ले लिया। वहां पर जो था लुई 16वां, उसको 1789 में फ्रांस में क्या हुआ? क्रांति हुआ। जिसके बाद तानाशाही को समाप्त कर जनता ने सत्ता क्या कर लिया? अपने हाथों में ले ली। इसके बाद वहां बहुत सारे बदलाव किए गए। जैसे पुरानी संस्था स्टेट जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली का गठन किया गया तथा नेशनल असेंबली ने राजा के अधिकारों को सीमित कर संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की। लेकिन कन्वेंशन नामक संस्था ने राजतंत्र को समाप्त कर राजा रानी को मौत की सजा दे दी और 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाकर फांसी दे दी गई। किसको चढ़ाकर? गिलोटिन पर चढ़ाकर फांसी दे दी गई। और क्रांति के बाद आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए तथा नापतोल की एक पत्ती अपनाई गई थी। नापतोल की एक पत्ती को अपनाया गया था तथा फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया था। कौन सा? तो मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया था। यही सब कुछ बदलाव किए गए थे। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट करा है राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान क्या सा था, उसके बारे में देखते हैं। तो करा नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। तब नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 में हुआ था। नेपोलियन ने 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। नेपोलियन ने क्या किया? 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर, जो फ्रांस में चल रहा था, और उसने क्या किया? प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और 18 मई 1804 में वह फ्रांस का सम्राट बन गया। कब बना था फ्रांस का सम्राट? 18 मई 1804 में बन गया। और अपना एक अलग कानून बनाया जिसे नेपोलियन संहिता, जिसे क्या कहता है? नेपोलियन संहिता कहा जाता है। और नेपोलियन संहिता जो लागू किया गया था ये भी किया गया था 1804 में ही किया गया था। अगला टॉपिक देखिए। अगला नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किए गए काम। तो देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा बहुत सारा काम किया गया था जिसमें से हम 7 को काम देखेंगे। जन्मजात विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। जन्म के आधार पर कोई विशेष अधिकार दिया जाता था उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया। वहां पर जितने भी नागरिक थे सभी के लिए एक समान कानून बनाया गया। तीसरा, नागरिकों के संपत्ति संबंधी अधिकारों की सुरक्षा की गई। वहां के जो भी नागरिक थे जिसका जो भी संपत्ति था उसकी सुरक्षा की गई। सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई। यातायात के साधनों को सुगम और सस्ता कर दिया गया। शिक्षा में सुधार किया गया। और नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेडेन गणराज्य एवं सिसले पाइन गणराज्य तथा जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। ये 2 गणराज्य की स्थापना किया था इटली में और जर्मनी में किया था राइन संघ की स्थापना। ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक आ रहा है 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप एकीकृत राष्ट्र नहीं थे। 18वीं शताब्दी के मध्य था उसमें यूरोप एकीकृत राष्ट्र नहीं थे। वह विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। ऑस्ट्रिया हंगरी हैप्सनबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत था। अब देखिए यहाँ से
कहा जो उस समय था ऑस्ट्रिया और हंगरी, कौन कौन सा देश, ऑस्ट्रिया और हंगरी किस साम्राज्य के अंतर्गत था, तो हैप्सनबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत था। किस साम्राज्य के अंतर्गत, हैप्सनबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत था। तथा इस साम्राज्य में टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड और बोहेमिया सम्मिलित थे तथा लोम्बार्डी और वेनेशिया भी इसी साम्राज्य में थे, परंतु यहाँ इतालवी भाषा बोली जाती थी। अब देखिए ये जो थे दो देश लोम्बार्डी और वेनेशिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया, यहाँ के जो लोग थे ये बोलते थे इतालवी भाषा, लेकिन यहाँ के जो लोग थे टिरोल का, ऑस्ट्रिया का, स्वीडनलैंड और बोहेमिया का, यहाँ के लोग थे जर्मन भाषी थे। कौन से भाषी थे, जर्मन भाषी थे। यहाँ के लोग जर्मन भाषा बोलते थे, टिरोल के लोग, ऑस्ट्रिया के अधिकतर लोग, यहाँ क्वीनबर्ग के लोग, और यहाँ के जो थे लोम्बार्डी वेनेशिया के लोग ये बोलते थे इतालवी भाषा। करा हंगरी की आधी आबादी मैग्यार भाषा बोलती थी और तथा गेलिसिया का कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इसमें से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसका देखते हैं अगला टॉपिक है रूमानीवाद। देखिए रूमानीवाद का, रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था तथा इसने कला, साहित्य, संगीत के माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास किया था। रूमानीवाद एक कैसा आंदोलन था, सांस्कृतिक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था, सांस्कृतिक आंदोलन था। इसने कला, साहित्य, संगीत के माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास किया था। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है उदारवादी। देखिए उदारवादी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मूल शब्द लीबर यानी लाइबर से मानी जाती है। इस शब्द का अर्थ आजाद है और उदारवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता पर बल देते हैं। उदारवादी जो लोग होते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता पर क्या करते हैं, बल देते हैं। सरकार के विषय में इनकी मान्यता है कि यह आम सहमति से बनी हुई, इनका मानना है, उदारवादियों का मानना है ये सब। उसके बाद था जॉलबेरान। ठीक है, जॉलबेरान का, जॉलबेरान एक व्यापारिक संस्था थी जिसका गठन 1834 में परसाने की थी। तो जॉलबेरान एक कौन संस्था थी, तो व्यापारिक संस्था थी। क्वेश्चन पूछा जाता है जॉलबेरान कौन संस्था थी, व्यापारिक संस्था थी। और इसका गठन कब किया गया था, 1834 में। किसने किया था, परसाने किया था। किसने किया था इसका गठन, परसाने। इसका मुख्य कार्य व्यापारियों के हितों का रक्षा करना था। इसका मुख्य कार्य क्या था, व्यापारियों के हितों का रक्षा करना था। और इस संस्था ने पूरे जर्मनी को आर्थिक रूप से क्या कर दिया था, एक कर दिया था। यही था जॉलबेरान एक संस्था था। कौन संस्था था, तो व्यापारिक संस्था था। अगला देखते हैं वाटरलू का युद्ध। कौन सा युद्ध था, वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 में लड़ा गया था। वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था, 18 जून 1815 में लड़ा गया था। नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था। किसका यह अंतिम युद्ध था, तो नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस से नेपोलियन था, दूसरी तरफ रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया की सेना थी। इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा उसे एक कैदी के रूप में सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया था। जब नेपोलियन हार गया इन चारों देशों से, तो क्या कर दिया, इसने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसको कैदी के रूप में कहाँ भेज दिया गया था, सेंट हेलेना नामक टापू भेज दिया गया। और जहां 52 वर्ष की आयु में 1821 ईस्वी में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, वियना कांग्रेस। 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी और इसी वर्ष ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना नगर में नेपोलियन को पराजित करने वाले प्रमुख राष्ट्रों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे वियना कांग्रेस कहा जाता है। 1815 में जो था वियना कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये जो था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना नगर में नेपोलियन को पराजित करने वाले प्रमुख राष्ट्रों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे क्या कहा गया था, वियना कांग्रेस कहा गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो किया था, किसने किया था, मेटरनिक ने किया था। किसने किया था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, जिसने इसका अध्यक्षता किया था। ये हुआ था सर, वियना कांग्रेस कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में हुआ था और वहाँ की चांसलर था कौन, मेटरनिक, जिसने इसका क्या किया था, अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन पूछा था वियना कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया था, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने किया था। इसी सम्मेलन में वियना की संधि भी हुई थी। नोट्स में याद कर लीजिएगा। रूस के जार अलेक्जेंडर ने पवित्र संघ की योजना तथा ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने चतुर राष्ट्र मैत्री योजना प्रस्तुत किया था। यही वियना कांग्रेस में इसने दो योजना प्रस्तुत की गई थी। और आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो, और इसका आगे का जो भी टॉपिक होगा इसको अगला वीडियो में कवर किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करें
और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।